स्वागत करता हूँ सभी का हमारे चैनल नमन सेठी पे। मैं चाह रहा हूँ कह दूँ कि उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हों, लेकिन मुझे पता है आप सब अच्छे नहीं होंगे अभी। क्योंकि जिस तरह का पेपर आया आज, मैं भी पेपर देने गया था, सेंटर काफ़ी दूर था। एक तो सुबह-सुबह की 7:30 बजे की रिपोर्टिंग रखना सर्दियों में मुझे लॉजिक ही समझ नहीं आता इस चीज़ों का। मतलब अगर वो 7:30 का 8:30 हो जाएगा रिपोर्टिंग टाइम, तो 1 घंटा अगर पेपर लेट स्टार्ट हो जाए, 9 की बजाय 10 बजे स्टार्ट हो जाए, तो उससे क्या नुकसान हो जाएगा किसी का पता नहीं क्या है। लेकिन सेंटर भी फिर आप दूर दे रहे हो, फिर सुबह-सुबह निकलना पड़ रहा है 4:30-5 बजे उठ के, तो पता नहीं एक तो ये चीज़ गलत है। लेकिन मैं ना एक मेजर देखो पेपर तो अभी बात करेंगे हम, क्या मेरे अटेम्प्ट्स रहे, क्या कट ऑफ जा सकती है, उस पे बात करेंगे और काफ़ी अच्छी तरह बात करेंगे, लेकिन वो वाली बातें अब बाकी चैनल्स पे भी आप सुन चुके होंगे। मैं बात करना चाहता हूँ ये जो एक गलत ट्रेंड सेट हो गया है ना बैंकिंग मेंस में, उस पे बात करना चाहता हूँ। वो गलत ट्रेंड क्या है ना, अच्छा एक जैसे आप क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट में एक अच्छी पिच किसे माना जाता है? एक अच्छी पिच उसे माना जाता है जो बैट्समैन को भी हेल्प करे, जो बॉलर्स को भी हेल्प करे। मतलब जिसके पास स्किल सेट है, जो अगर बॉल बैट्समैन के पास अच्छा स्किल सेट है, तो वो वहाँ पे रन बनाए, बॉलर के पास अच्छा स्किल सेट है, तो वो वहाँ पे विकेट ले। उसी तरह एग्ज़ाम्स में भी ना मेरा ये मानना है कि पेपर ऐसा सेट होना चाहिए कि जो जो बच्चा मैथ में हो उसके लिए भी कुछ करने के लिए हो, जो जो मैथ में अच्छा हो उसके लिए भी कुछ करने के लिए हो, जो रीजनिंग में अच्छा हो उसके लिए भी कुछ एडवांटेज हो, जो इंग्लिश में अच्छा हो उसके लिए भी कुछ एडवांटेज हो, जीके में अच्छा हो उसके लिए कुछ कुछ एडवांटेज हो। लेकिन बैंक एग्जाम में, मेंस एग्जाम में क्या हो गया है ना कि जो मैथ और रीजनिंग में अच्छे हैं ना उनके लिए कोई एडवांटेज बचा ही नहीं है। मतलब जिसने मैथ और रीजनिंग पूरे साल पढ़ी है और जिसने मैथ और रीजनिंग बहुत बस ठीक ठाक ही पढ़ी है, उनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस रह नहीं गया, क्योंकि मैथ रीजनिंग आती ही ऐसी है, क्वेश्चन ही ऐसे आ रहे हैं कि मतलब पता तो पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है ऐसे क्वेश्चन बनाने का ही क्या फायदा है, इतने लंबे लंबे जो दिखने में इतने बड़े बड़े पजल्स हैं, डीआई के सेट्स हैं, जो कि देखते ही हमें पता है कि ये छोड़ना ही है। तो मतलब ऐसे टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? स्टूडेंट्स का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, जो पेपर सेट कर रहा है उसका भी टाइम वेस्ट हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन बनाने का फायदा ही क्या है, जो कि देखते ही पता चल रहा है कि ये तो छोड़ना ही है पेपर में। मतलब मुझे लगता है कि अगर मान लो 20,000 बच्चों ने एग्जाम दिया है आज में एसबीआई मेंस का, मुझे नहीं लगता कि 100 से ज़्यादा भी बच्चे अटेम्प्ट करने वाले हैं उस तरह के क्वेश्चंस। मतलब 100 भी शायद करेक्टली अटेम्प्ट करने वाले हैं, 100 भी शायद, मैं क्या पता ज़्यादा ज़्यादा बोल रहा हूँ। तो इस तरह के क्वेश्चन बनाने का फ़ायदा क्या है? अपने वो उस पे बात पे वापस आते हैं कि मैथ और रीजनिंग में जो अच्छा है उसके लिए तो ज़्यादा कुछ रह ही नहीं गया। मेंस है, बैंकिंग मेंस एग्जाम अब निकल रहे हैं, इंग्लिश में जो अच्छे हैं उनके, जो डिस्क्रिप्टिव में अच्छे हैं उनके। तो ये एक ट्रेंड ही गलत है पहले तो, क्योंकि और ये ट्रेंड अब कुछ सालों से फॉलो हो रहा है। एक एक्सेप्शन आप ले सकते हो, जो भी आईपीएस पीओ मेंस हुआ लास्ट मंथ, उसमें मैथ्स डुएबल था। लेकिन जनरली जो आप पिछले कुछ साल से अगर आप पेपर उठा के देखो, मतलब मेमोरी बेस्ड देखो या वीडियोस देखो जो अपलोडेड है पिछले साल के एनालिसिस की, तो आप ये बात पाओगे कि मैथ और रीजनिंग जिनकी अच्छी है ना, असल में उन्हें कुछ एडवांटेज रह ही नहीं गया है। एडवांटेज उन्हीं को रह गया जिनकी इंग्लिश अच्छी है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग अच्छी है, जो कि एक गलत ट्रेंड है। ये मेरा ओपिनियन है, मुझे लगता है गलत ट्रेंड है। आप अपना ओपिनियन देना कमेंट बॉक्स में। पेपर वैसा होना चाहिए जिसमें हर सेक्शन में जो बच्चा अच्छा है, जो मैथ में अच्छा है उसके लिए कुछ करने के लिए हो पेपर में, उसको भी कुछ कुछ एडवांटेज मिले, जो रीजनिंग में अच्छा हो उसको भी कुछ एडवांटेज मिले, जो जीके में अच्छा हो उसे कुछ एडवांटेज मिले, जो इंग्लिश में अच्छा हो उसे कुछ एडवांटेज मिले, जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में अच्छा हो उसे कुछ एडवांटेज मिले। लेकिन पेपर कैसा हो गया कि इंग्लिश और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग वालों को ही एडवांटेज मिल रहा है। मैथ रीजनिंग में जो अच्छे हैं और कुछ हद तक जो जीके में अच्छे हैं, वो उन्हें कोई खास एडवांटेज मिलता नहीं है अब। जिससे कि उन स्टूडेंट्स को एडवांटेज काफ़ी हो जाता है जो कि मैथ रीजनिंग में शायद उतने अच्छे नहीं हैं, और जिन्होंने मैथ रीजनिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत की है उनको वो उनका एडवांटेज खत्म हो जाता है वहाँ पे, जो कि नहीं होना चाहिए। तो ट्रेंड ही एक तो पहले तो काफ़ी गलत है, मुझे ऐसा लगता है ये ट्रेंड चेंज होना चाहिए। पेपर ऐसा सेट होना चाहिए, एक कैट एग्जाम में ही दिया है मैंने, वहाँ पे हर सेक्शन में कुछ ना कुछ करने के लिए होता है। अगर आपके पास स्किल सेट है, आप वेल प्रिपेयर्ड हो, तो हर सेक्शन में आपको कुछ ना कुछ करने को मिलेगा। इट्स अबाउट देन क्वेश्चन सिलेक्शन। लेकिन अब पेपर पे आए तो रीजनिंग ऐसे आई कि क्रिटिकल रीजनिंग ही डुएबल थी, और वो भी पढ़ने में लेंदी थी लेकिन डुएबल थी। देखो मुश्किल तो सभी था लेकिन डुएबल में आ जाएगा, क्योंकि कम से कम उसे सॉल्व कर सकते हो। बाकी पजल तो ऐसे हैं जो आपको पता है देखते ही छोड़ नहीं है। तो क्रिटिकल रीजनिंग आपको करनी चाहिए थी। इनपुट आउटपुट मैंने देखा थोड़ी देर के लिए और मैं देखता ही रह गया और मैं आगे बढ़ गया वो समझ ही नहीं आया क्या लॉजिक था। और उसके अलावा जो पजल्स थे वो देखती मालूम पड़ रहे थे कि मैं छोड़ूंगा ही, और इसमें हाथ डाला तो फिर बीच में नहीं बनेंगे तो फायदा ही क्या है। तो मैंने मेरा ओवरऑल अटेम्प्ट करा है रीजनिंग में, 11 क्वेश्चन मेरे अटेम्प्ट रहे हैं, और ज़्यादातर उसमें 11 में से मैंने क्रिटिकल रीजनिंग की अटेम्प्ट करी है। और मैं समझ अब जब वहाँ पे तो अटेम्प्ट मालूम नहीं पड़ते, बाहर आके मालूम पड़ा 11 ही ठीक अटेम्प्ट है काफ़ी, क्योंकि जैसे बाकी लोगों के मैं अटेम्प्ट देख रहा हूँ।
तो देखो जब जैसे क्या होता है ना, पेपर स्टार्ट होता है ना, तो बड़ी जल्दी लगती है यार, टाइम बचाना है, हर एक मिनट ज़रूरी है। लेकिन मैथ और रीजनिंग सेक्शन में क्या हो गया है ना, एक टाइम के बाद ऐसा हो जाते हो आप कि ठीक है चलो, अब कुछ हो तो नहीं रहा है आगे बढ़ते हैं, अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि अब टाइम हमें वो मोड ही चले जाता है कि पेपर दे रहे हैं कि हर मिनट ज़रूरी है, क्योंकि कुछ सब देखते हैं ऐसे में नेक्स्ट करते जाते हो, मालूम पड़ रहा होता है ये तो हम कर ही नहीं पाएंगे, छोड़ो आगे ही बढ़ो। तो उस तरह का हो गया एकदम, एकदम बीच में मैं तो एक सेकंड के लिए चिल आउट सा हो गया कि चलो कुछ नहीं हो रहा है, अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। बीच में क्रिटिकल रीजनिंग मिल रही थी, कर रहे थे, वरना फिर से पीछे हो जा रहे थे कि चलो ये भी नहीं होगा हमसे। और इस तरह का हो गया था। फिर आए क्वांट्स पे। क्वांट्स पे भगवान की दुआ से मुझे आखिर में वो प्रोबेबिलिटी वाला डी आई सेट क्रैक हो गया। और बाकी जो वो वाला था ना, एक दो इक्वेशन वाला, जिसका रिजल्ट थर्ड इक्वेशन में दिया था, वो वाले मेरे दो क्वेश्चन हो गए थे। मेंसुरेशन वाला क्वेश्चन हो गया। और इसके अलावा हाँ, एक आई थिंक एक दो क्वेश्चन और थे, वो हो गए थे मेरे। तो ओवरऑल मेरा अटेम्प्ट रहा है क्वांट्स में 9, जिसमें से मैं 2 के बारे में अनश्योर हूँ, बाकी 7 मुझे लगता है सही हो जाने चाहिए। तो उस वक्त पे तो मैथ्स में मुझे लगा काफ़ी कम अटेम्प्ट हुए हैं, लेकिन बाहर आके मालूम पड़ा कि मतलब देखो खराब तो मेरा ही पेपर हुआ है, लेकिन बाहर आके मालूम पड़ा कि बहुतों का बहुत ज़्यादा खराब हुआ है। तो वो इसलिए वही तो अभी तो कह रहा हूँ कि ट्रेंड गलत सेट हो गया, और इस ट्रेंड को बदलने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, और मैं तो ये भी कहूँगा कि जो टीचर्स हैं, क्योंकि चेंज तो टीचर्स ही ला सकते हैं, जो कि यूट्यूब पे बड़े टीचर्स हैं जिनके लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं, मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी बात ही पहुँच सकती है। आप और मैं तो काफ़ी हमारी बातें नहीं पहुँचेंगी। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, उन टीचर्स तक पहुँचाइए, और उनकी क्या राय है, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये सही ट्रेंड है, क्योंकि आप एक तरह से एक पेपर को एक सही लेवल का नहीं बना रहे हो, आप उस पेपर को ना कुछ पर्टिकुलर स्ट्रेंथ पे डाल दे रहे हो, और वो सही नहीं है। हर किसी के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए होना चाहिए एग्जाम में, और जैसे कि मैंने क्रिकेट पिच का एग्जांपल दिया था, बैट्समैन और बॉलर दोनों के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए होना चाहिए, जिनके पास स्किल सेट है। और फिर उसके बाद मैथ्स में तो मेरे रीजनिंग में 11 अटेम्प्ट हुए, मैथ्स में मेरे 9 अटेम्प्ट हुए। उसके बाद में आ गए थे जीके का सेक्शन, और जीके का सेक्शन स्टार्ट हुआ तो लोग भी स्टार्ट हो गए, उन्होंने वॉशरूम जाने की अपॉर्चुनिटी देखी उसमें, वो सब भी स्टार्ट हो गया था। आई एम श्योर आपके सेंटर पे भी वैसा ही हुआ होगा। और फिर उसके बाद जीके जीके देखो मैंने तो उतनी डीप नहीं पढ़ी, क्योंकि जॉब भी करता हूँ, तो साथ साथ मैनेज करना मुश्किल है। मैंने स्टडी आईक्यू की पीडीएफ से पढ़ी थी जीके, जो भी पढ़ी मैंने पिछले 3-4 महीने की। और मेरा क्या अटेम्प्ट रहे हैं जीके में, मेरे रहे 27-28 क्वेश्चन, जिसमें से काफ़ी सारे फ्लूक्स भी हैं। और लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरा जो जीके में स्कोर है शायद अराउंड 10+ बन जाएगा। तो अगर मेरा ही 10+ बन रहा है जिसने जीके कम पढ़ी है, तो मैं समझता हूँ अगर आप अच्छे एक एस्पिरेंट हो, आपने काफ़ी मेहनत करी है डेडिकेटेडली, तो मैं समझता हूँ कि कुछ नहीं तो आपके 12+ बनने चाहिए। अगर आप 12 से कम ला रहे हो काफ़ी ज़्यादा एफर्ट डालने के बाद भी, तो वो मुझे लगता है एक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है आज के जीके सेक्शन में। क्योंकि मैं अपने आप से कंपेयर कर रहा हूँ कि अगर मैं कम पढ़ के 10+ मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जीके में, तो अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की है तो आपको भी फिर 12+ मार्क्स लाने चाहिए। और क्योंकि क्योंकि आपने टाइम बहुत ज़्यादा दिया है, बहुत सारे कुछ सोर्स आपने पर्टिकुलर फॉलो किए होंगे। बाकी आरबीआई सर्कुलर्स करने का एडवांटेज जिन्होंने किए होंगे उनको मिला होगा। और जीके भी ऐसे नहीं, और देखो रीजनिंग और मैथ्स तो सबको पता ही है डिफिकल्ट थी, जीके भी ऐसे नहीं है कोई मतलब ईजियर साइड पे थी। बस कंपैरेटिवली आप कह सकते हो कि मैथ्स और रीजनिंग के मुकाबले में जीके जीके डुएबल थी कंपैरेटिवली, लेकिन वैसे तो जीके भी डिफिकल्टी थी। और अगर आप 15 मार्क्स ला रहे हो जीके में, दैट्स अ वेरी गुड स्कोर। और मैं समझता हूँ कि 12+ आपको लाने चाहिए, अगर आप खासतौर से अगर आप रेगुलर प्रिपरेशन करते आ रहे हो कुछ कुछ टाइम से आप। बाकी फिर आते हैं इंग्लिश पे, और जैसे ही मैंने कहा कि इंग्लिश अब डुएबल सेक्शन रह गया है, मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीके में अब। और तो इंग्लिश ही वही सेक्शन था, और अभी काफ़ी एक्सपेक्टेड भी हो गया है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सरप्राइज हो गया मैं, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट ही कर रहा था कि मैथ रीजनिंग बहुत डिफिकल्टी आएगा, क्योंकि वही ट्रेंड रहता है। जीके और सॉरी इंग्लिश और डिस्क्रिप्टिव ही बचाएगा आपको, और वैसा ही हुआ। इंग्लिश में कुछ पर्टिकुलर टाइम के क्वेश्चन थे, जैसे कि एक नया टाइप मुझे ये देखा, मेरे लिए जो नया टाइप था कि जो दो वर्ड सेम है, कुछ काफ़ी सारे वर्ड्स दिए हैं बोल्ड में, जिसमें से सिमिलर वर्ड आपको ढूंढने हैं, अपोजिट वर्ड्स आपको ढूंढने हैं। बाकी जो मुझे एक दुख है ना इंग्लिश सेक्शन में, वो दुख मुझे ये है कि मैंने आखिर में वो पैरा जंबल करने की कोशिश करी। तो पैरा जंबल में मुझसे क्या गलती हो गई ना हड़बड़ी में, क्योंकि मैंने आखिरी 3 मिनट में वो करने की कोशिश की थी। तो मुझसे गलती ये हो गई कि जो वो डी स्टेटमेंट डी था ना, उसकी पोजीशन फिक्स थी आई थिंक। लेकिन मैंने क्या किया, मुझे मेरे दिमाग से बात निकल गई कि स्टेटमेंट डी की पोजीशन फिक्स है, तो मैंने डी को भी अरेंज करना स्टार्ट कर दिया, डी को मैंने लास्ट में अरेंज कर दिया, जिसकी वजह से मेरे आई थिंक 2 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे उधर, जो कि नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि अगर वो बात मेरे दिमाग में रहती तो
वो 2 क्वेश्चन मेरे बच सकते थे गलत होने से। बाकी मुझे लगा इंग्लिश में मैंने सही किया, आरसी मैंने पूरे पढ़े और फिर मुझे लगता है एक्यूरेसी भी सही रही होगी। और इंग्लिश में मेरे अटेम्प्ट कर रहे हैं 30 क्वेश्चन और 30 में से कोई फ्लूक नहीं है इनमें, शायद होता है एक आध कोई फ्लूक हो, वरना ऑलमोस्ट सारे जेन्युइन अटेम्प्ट्स हैं। बाकी वो पैरा जंबल का मुझे थोड़ा दुख है। और बाकी इंग्लिश ही वो सेक्शन था जिसमें अगर आप मैथ रीजनिंग तो ज़्यादातर का अच्छा नहीं हुआ है। इंग्लिश ही सेक्शन था जहाँ पे आपको अटेम्प्ट को बढ़ाने थे और जब काफ़ी एक्सपेक्टेड भी हो गया। बल्कि अगर आप अगले साल पेपर देने जा रहे हो ना, ये वाला बैंकिंग मेंस, तो फिर ये बात ध्यान में रखो कि खासतौर से आईपीएस पीओ मेंस और एसबीआई पीओ मेंस, तो फिर आप ये बात ध्यान में रखो कि इंग्लिश में ना आपको अपने कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को और ज़्यादा इम्प्रूव कर लो, क्योंकि आप कोशिश करो कि 30 नहीं 35 जेन्युइन अटेम्प्ट करके आओ, क्योंकि इंग्लिश ही वो सेक्शन है जहाँ पे आप स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हो, जिस तरह से ट्रेंड चल रहा है। और ये एक्सपेक्टेड है कि ट्रेंड शायद कंटिन्यू भी होगा नेक्स्ट ईयर्स में भी। तो इंग्लिश में आप कोशिश करो कि 30 भी नहीं 35 अटेम्प्ट करके आओ, क्योंकि वो एक चीज़ है जो कि अभी 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 आपके हाथ में है। तो मेरे अटेम्प्ट रहे इंग्लिश में 30 क्वेश्चन और उसके बाद आगे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पे मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ बात करने की ज़रूरत है, सभी ने कर लिया होगा ऑलमोस्ट। बस फॉर्मेट पता होना चाहिए आपको लेटर का। और मैंने एडिटर वाला, वो जो एडिटर न्यूज़पेपर है उनको लेटर लिखना था, वो वाला लेटर लिखा। बाकी ऐसे मैंने, अब तो भूल भी गया हूँ मैंने किस पे ऐसे लिखा था, याद भी नहीं आ रहा। तो हाँ, जो वो डिफरेंट जनरेशन वाले जो था ऐसे कि डिफरेंट जनरेशन के बीच कॉन्फ्लिक्ट ना हो, उस तरह से जो लीडर को क्या 5 चीज़ें करनी चाहिए, वो वाला 5 चीज़ें वाला मैंने कर दिया था ऐसे। बाकी वर्ड लिमिट को मैंने क्रॉस नहीं किया और ये हो गया था। तो अब आते हैं कि तो मेरा अटेम्प्ट एक बार फिर से बता दूं। रीजनिंग में 11 रहे हैं, मैथ्स में 9 रहे हैं, जीके में कुछ 27-28 रहे हैं जिसमें काफ़ी सारे फ्लूक्स भी होंगे, और इंग्लिश में मेरे 30 रहे हैं अटेम्प्ट। बाकी डिस्क्रिप्टिव हो गया फिर, और सब हो गया, हाँ सब हो गया। और फिर पेपर खत्म हो गया था अपना 12:30, सेंटर से निकल लिए। अब कट ऑफ पे बात कर लेते हैं। तो कट ऑफ क्या होगी, देखो सेक्शनल कट ऑफ तो है नहीं, तो चलो कुछ ये चीज़ अच्छी है, हमारे फेवर में है। बाकी ओवरऑल कट ऑफ देखने से पहले हम एक देखते हैं कि अच्छा स्कोर क्या रहा होगा। तो मैं समझता हूँ 4-5 नंबर एक अच्छा एवरेज, अच्छा नहीं मतलब एवरेज स्कोर क्या रहा होगा ज़्यादातर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने जो पढ़ाई करके आए थे। 4-5 नंबर मैथ्स में आई थिंक जा रहा होगा एवरेज उनका। 4-5 नंबर ही नहीं, शायद 6 अराउंड 6 नंबर ले लो, रीजनिंग में जा रहा होगा। तो फिर अराउंड यहाँ से 12 के आसपास नंबर मैथ और रीजनिंग को मिला के, और फिर जीके में मान लो कुछ 10 से 15 नंबर। तो ये अभी तक हो गए कुछ 25 के आसपास। फिर इंग्लिश में आप ले लो 20 से 25 नंबर के आसपास, तो ये हो जाएंगे आपके 50 के आसपास, 45-50 के आसपास। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्टिव में एक एवरेज ले लो 20 से 25 नंबर स्टूडेंट्स के। तो आई थिंक कुछ अराउंड 70 के आसपास बन रहा है ये जो जब इसको टोटल करोगे। तो जो मुझे एक्सपेक्टेड है ना अच्छी कट ऑफ, मैं अगर मुझे एक्सपेक्टेशन देना हो अपना, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 70 मार्क्स +-3, यानी कि वो 67 भी जा सकती है और 73 भी जा सकती है। ये 73 में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो कंपटीशन ही बढ़ रहा है हर साल। तो फिर कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो कि डिस्पाइट द फैक्ट कि पेपर डिफिकल्ट था उसके बावजूद भी ठीक अटेम्प्ट्स करके आए होंगे कंपेयर टू मोस्ट ऑफ द अदर स्टूडेंट्स। तो फिर इसलिए मैं 73 वाला भी एक रख रहा हूँ कि शायद हो सकता है वहाँ भी चले जाए। बाकी बाकी काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि 70 के आसपास रहे कट ऑफ, इसलिए मैं 70 +-3 कह रहा हूँ। 67 टू 73 मेरी एक्सपेक्टेशन है कट ऑफ रहेगी। बस इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। बाकी आराम करिए क्योंकि पेपर ऐसा था कि काफ़ी मतलब एक, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा दिमाग थक गया, क्योंकि जैसे मैंने कहा बीच में मैथ रीजनिंग तो ऐसे हो गए थे कि कुछ हो रहा है नहीं, आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्या हो रहा है। तो थोड़ा एक चिल सा मोमेंट आ गया था वो, जो कि वैसे आना नहीं चाहिए एग्जाम में, आपका फोकस रहना चाहिए, लेकिन उस तरह की सिचुएशन हो गई थी। बाकी अब आगे से जो देने वाले हो ना, इंग्लिश अपना इम्प्रूव करो और कोशिश करो 35 में से 35 इंग्लिश में ही करो, क्योंकि वही चीज़ बचाने वाली है आपको। जीके भी ऐसा नहीं है कोई आपको, आप कह सकते हो कि श्योरिटी संग की जीके में बहुत ज़्यादा करके जा रहा हूँ, पूरे साल भर बैठ के जीके करूँगा तो मैं अच्छा कर दूंगा मेंस एग्जाम में, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जीके भी अपने पे आया तो फिर ऐसा आ सकता है कि आप उसमें हो सकता है 5 भी ना ला पाओ। ठीक है, चलो फिर इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। कट ऑफ एक्सपेक्टेशन मैंने आपको बता दी, पूरा पेपर डिस्कस कर लिया हमने एक शॉर्ट रिव्यू में। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। बाकी इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर मेरी जो बातें आपको मैंने जो बताई आपको सही लगी है, उससे आप एग्री करते हो, तो वो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। मैं तो चाहूँगा आप इस वीडियो को टीचर्स तक ही पहुँचाएं, ताकि वो जो ट्रेंड पे जो मैंने बात करी उसमें कुछ चेंज आ सके। और बाकी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा।
मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बाय एंड कीप प्रिपेयरिंग, डोंट लूज होप, और तैयारी करते रहिए। देयर इज समथिंग गुड रिटन फॉर यू। जैसा भी आप पेपर हो गया है उसे भूल जाइए, अब अगले पेपर की तरफ बढ़िए, क्योंकि जीवन इसी का नाम है, आगे बढ़ने का ही नाम है। बाकी ऑल द बेस्ट, बाय एंड कीप प्रिपेयरिंग। और कोई भी कमेंट डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे भी जाके पूछ सकते हैं। बाय।